अच्छा भाई, ये पेपर आपका है अक्टूबर नवंबर 25, पेपर 21। सेक्शन सी इसका देख रहे हैं हम लोग, जरा कहता है जी, एक्सप्लेन द पॉसिबल कॉजेज ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। भाई टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो आपकी होती है ये स्ट्रक्चरल का पार्ट है। पहले तो आपको ये बात समझनी चाहिए, ये जो टेक्नोलॉजिकल होती है ये आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट होती है। तो कहता है जी पहले डिफरेंस बता दो दोनों का। तोड़ो बेटा, सवाल को तोड़ा करो। कहता है पहले तो आप मुझे दोनों का डिफरेंस बता देंगे क्या है। एंड कंसिडर वेदर सम एलिमेंट ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज इनएविटेबल इन एन इकोनॉमी। अंग्रेजी का मसला। इनएविटेबल का मतलब कि यार, हाँ जी सॉरी। तो भाई वो कहता है कि एंड कंसिडर वेदर सम एलिमेंट ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज इनएविटेबल इन एन इकोनॉमी। बेटा इनएविटेबल का मतलब होता है कि जो होना ही होना है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये बात बड़ी लॉजिकल है कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होनी ही होनी है। भाई अब गवर्नमेंट मेजरमेंट कर रही है, गवर्नमेंट लोगों से जाके सर्वे कर रही है, लोगों से जाके पूछ रही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गवर्नमेंट को हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। गवर्नमेंट मुझसे पूछेगा ही, हाँ हादी अभी नौकरी कर रहा है, चलो ठीक है, नहीं है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट पूछेगा ही उसके एक हफ्ते बाद मैंने नौकरी छोड़ दी, चलो भाई अब तो हो गया ना। तो भाई ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि सर्टेन है, जो होनी ही होनी है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। तो इस बेसिस पे आपकी जजमेंट जा रही होगी। तो भैया जी स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन है। आपने बताया जी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, फ्रिक्शनल क्या होती है, टेक्नोलॉजिकल क्या होती है कि मशीन आके वर्कर्स को रिप्लेस करके जाती है। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, अब रीजंस बताओ क्यों होती है फ्रिक्शनल। क्योंकि लोग अपनी जॉब छोड़ रहे होते हैं फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, दूसरी जगह पर जाने के लिए, किसी बेहतर जगह पर नौकरी ढूंढने के लिए। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, लोगों के पास नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से वो काफी लंबे अरसे तक बेरोजगार बैठे रह जाते हैं। ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी, सही है, डाल डाल सकते हैं। जियोग्राफिकल इमोबिलिटी आप यहां पर डाल सकते हैं। ये सारा फ्रिक्शनल का पार्ट है। सही है, बेसिक कहानी है। अब टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात बताओ। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आती है, मशीन आ रही है, मशीन आके वर्कर को रिप्लेस कर रही है, मशीन आके वर्कर्स को निकाल रही है, क्योंकि मशीन ज्यादा पावरफुल होती है, मशीन ज्यादा फास्ट होती है, मशीन ज्यादा एफिशिएंट होती है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ खुद को नहीं लेके चल सकते, देन यूर आउट। आप बाहर हैं भाई फिर। और इसके अंदर टाइम लगता है, एडजस्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल का पार्ट है ना। एआई के आप एग्जांपल दे सकते हो। तो ये सारी कहानी आपने बेटे दोनों के डिफरेंसेस बताने हैं। अब वाई फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज अनअवॉइडेबल, इज इनएविटेबल। क्योंकि भाई हम लोग डिफरेंट जॉब्स में घूमते रहते हैं, हमारे पास डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। मुल्क भर में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने बिजनेसेस हैं, इतने इदारे हैं कि आपके पास हर वक्त कहीं ना कहीं ओपनिंग होती है, हर वक्त इंटरव्यूज चल रहे होते हैं, हर वक्त हायरिंग हो रही होती है। ठीक है ना। तो द एक्सटेंट टू विच के फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारे पास होनी है, वो तो जाहिर है बेटा। हर जिस तरह दुनिया इवॉल्व हो रही है, लैक ऑफ स्किल्स की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से दुनिया इवॉल्व जब होती जा रही है, तो हर बंदे के पास हर स्किल तो नहीं अवेलेबल ना। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने यहां पर लिखनी है। इवैल्यूएशन, फ्रिक्शनल इज अनअवॉइडेबल, ये मेरी जजमेंट आ गई। इट इज इनएविटेबल, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन को बेहतर कर दिया जाए, लोगों की स्किल्स को बेहतर कर दिया जाए, अगर लोगों को समझाया जाए, तब हो सकता है कि आप किसी हद तक इसको रिड्यूस कर सको, खत्म नहीं कर सकते। बेटे कुछ अल्फाज होते हैं जिन पे एग्जामिनर देख रहा होता है, रिड्यूस आप कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। बेटा आज से अगर आप 20 साल 25 साल पहले चले जाओ, जब इंटरनेट का इतना दौर नहीं होता था, अखबार पे सारा काम होता था, तो उस टाइम पर बेरोजगारी कंपैरेटिवली ज्यादा हो। इस टाइम पर बेरोजगारी अगर देखी जाए तो कंपैरेटिवली कम है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास नॉलेज है। आपने सोशल मीडिया पे ऐड चला दिया कि जी हमें फलां फलां बंदा चाहिए डिपार्टमेंट के लिए, हमें फलां वर्कर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो लोगों तक आपकी इंफॉर्मेशन तो चली गई ना यार। ये कहानी होती है। तो यस, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज इनएविटेबल, बट यू कैन रिड्यूस इट थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन,
और ये सारी चीजों से आप इसको कम कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। बात समझ गए भाई? क्लियर होती है बेटा कहानी? इसके अब आ जाएं आप पार्ट बी पर। Assess whether the consequences of technological unemployment are likely to be more serious than cyclical unemployment। तो यहां पर आपने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करना है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट के और सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के। बेटा टेक्नोलॉजिकल जो होती है वो स्ट्रक्चरल होती है, जो मैंने अभी बताया था आपको। और सिक्लिकल कब आती है? जब आपके मुल्क में एग्रीगेट डिमांड फॉल होती है। साइकिल है ना, इकोनॉमिक लाइफ साइकिल के हिसाब से याद रखो। जब आपके मुल्क में रिसेशन आता है, तब आपके पास सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आ रही हो। अब इसके जरा देखिएगा एनालिसिस। पहले तो आपने डिफरेंसेस बता दिए, अब आप इसकी एनालिसिस की तरफ जाएं। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों सीरियस होती है? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चरल होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। आपको नई स्किल सीखनी पड़ेंगी, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, मुल्क के लिए मसले मसाइल पैदा करती हैं, स्पेसिफिक इंडस्ट्री को नेगेटिवली अफेक्ट करती है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री की हालत खराब हो जाती है। ठीक है। और इनकम इनइक्वालिटी के मसले भी यहां पर आते हैं। लेकिन अगर सिक्लिकल की बात की जाए, एग्रीगेट डिमांड की बात की जाए, तो वो पूरे मुल्क के लिए हो रही है। एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा है, वो भी लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। एग्रीगेट डिमांड आपकी गिर रही है तो उससे लोगों की इनकम गिरेगी, डेथ रेट बढ़ेगा, सुसाइड रेट बढ़ेगा, क्राइम रेट बढ़ेगा, आपका आउटपुट गिरेगा, आपके बेनिफिट्स गिरेंगे, आपका बजट डेफिसिट जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो क्योंकि उसको अपनी पोजीशन पे भी लेके आना है। तो उसने पूछा भाई कि दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन सी है? अब देखो बेटा, सिक्लिकल जो होती है ना एग्रीगेट डिमांड वाली, वो होती है टेम्पररी, कि भाई आज एग्रीगेट डिमांड कम है, कल बढ़ जाएगी। लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल का पार्ट होती है, ये एक लॉन्ग लास्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट है, ये एक परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि भैया अगर जब तक आप स्किल्स नहीं सीखोगे तब तक आप नहीं कुछ कर सकते। इसकी मिसाल आप ऐसे लें कि यार टीचिंग की ही मिसाल ले लो। जब कोविड से पहले ऑनलाइन टीचिंग का इतना कोई रुझान तो था नहीं। लोगों के पास आईपैड नहीं होते थे, लोगों के पास लैपटॉप्स नहीं होते थे, लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता था हमने क्या करना है भाई। लोग बोर्ड पे मार्कर पे पढ़ाते थे। लेकिन जब कोविड आया, जिन्होंने खुद को इवॉल्व किया, खासतौर पे यंगस्टर्स प्लस बुढ़े बाबे पुराने टीचर, जो इन्होंने खुद को इवॉल्व किया, वो लोग जिंदा हैं। जो खुद को इवॉल्व नहीं कर पाए, जो चीजों को नहीं साथ लेके चल पाए, वो तो बेटे आज तक फंस गए ना, क्योंकि उनके पास वो स्किल्स नहीं है। तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मोर परमानेंट फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो एक लंबा अरसा तक आपके पास रहता है। तो मैंने जजमेंट में क्या बताया जी, इवैल्यूएशन में मैंने बताया दी एक्सटेंड टू विच टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर सीरियस डिपेंड्स अपॉन कि हम लोग कितना खुद को अडेप्ट करते हैं चेंज के साथ, जो मैंने अभी टीचिंग वाली एग्जांपल आपको दी। ठीक है। अगर गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन पे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे, अगर तो वो इन्वेस्ट कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है, देन देर इज अ चांस कि हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को किसी हद तक रिड्यूस कर सकें। लेकिन अगर आपका सपोर्ट लिमिटेड है और आप लोगों को सिखा नहीं रहे हो, लोगों को इवॉल्व नहीं कर रहे हो, लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो, तब तो भाई बड़ा मसला है। तब तो आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे, तब तो आप परेशान रहोगे फिर हमेशा। ठीक है। तो एक तो ये मसला। अगर सिक्लिकल की बात की जाए तो ये टेम्पररी होती है, एग्रीगेट डिमांड में फ्लक्चुएशंस की वजह से हो रही होती है, लेकिन ये फिर बाद में जाके करेक्ट भी हो जाती है। तो एडिशनली कौन कितना सीरियस है, ये डिपेंड करता है आपके मुल्क के हालात पे, ये डिपेंड करता है आपके मुल्क के जो है वो ओवरऑल पर्सपेक्टिव पे, इंडिविजुअल्स पे। लेकिन ज्यादा सीरियस फॉर्म जो है वो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है और वो पूरे मुल्क को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही होती है काफी ज्यादा। अब इसकी मिसाल आप ऐसे भी ले सकते हो, इस तरह चाइना में सेल्फ ड्राइविंग टैक्सीज आ चुकी हैं, या चाइना में इंसान वेटर जो है उसको हटा के रोबोट्स के थ्रू वेटर वाला सर्विसेज ली जा रही हैं। तो ये भी कुछ रीजंस होते हैं। तो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मोर सीरियस फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। बात क्लियर है बेटा?
एक्सप्लेन टू टूल्स ऑफ प्रोटेक्शन यूज्ड बाय अ कंट्री व्हेन ट्रेडिंग इंटरनेशनली। दो टूल्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म मुझे बता दें। टैरिफ, कोटा, एम्बार्गो में से कुछ भी आप बता दो। एंड कंसिडर वेदर वन इज लाइकली टू हैव मोर ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीज इकोनॉमी देन द अदर। मतलब कि अगर आप यहां पर टैरिफ और कोटा को कंपेयर कर रहे हो, तो टैरिफ और कोटा में से कौन सा ऐसा टूल है जिसका ज्यादा बड़ा इंपैक्ट होगा कंट्री की इकोनॉमी पे एज कंपेयर टू द अदर वन। तो अब यहां पर आओ यार जरा। प्रोटेक्शनिज्म आपने बेसिक डिफाइन किया। व्हाट इज प्रोटेक्शनिज्म? टैरिफ क्या होता है, कोटा क्या होता है? देखो इजीएस्ट यही दो है, तो इन्हीं दो को लेके चलो, क्योंकि आप इनकी डायग्राम भी बना सकते हो। एम्बार्गो वगैरह की डायग्राम नहीं आप बना सकते। टैरिफ क्या होता है, आपने टैरिफ एक्सप्लेन किया, आपने टैरिफ की डायग्राम बनाई, टैरिफ क्या करता है। कोटा क्या होता है, कोटा की डायग्राम बनाई। सप्लाई कम हो गई, बाहर से माल कम आएगा तो आपके पास सेल्स गिरना शुरू हो जाती हैं, सॉरी सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है। और गवर्नमेंट रेवेन्यू कम आता है टैरिफ से, और कोटा से भी टैक्स रेवेन्यू कम आता है। बट कोटा से ब्लैक मार्केट होने के चांसेस हैं, टैरिफ से कंज्यूमर चॉइस कम होने के चांसेस हैं, वगैरह वगैरह। ये आपने ओवरऑल एक जनरल डिस्कशन कर ली दोनों की। अब दोनों में से कौन ज्यादा हार्मफुल है? 2 मिनट रुके, अजान होने दे, तब तक आप पढ़ें इवैल्यूएशन। अच्छा जी, तो इवैल्यूएशन को जरा देखें, दोनों में से कौन ज्यादा हार्मफुल था कि इफेक्टिव था, क्या था? ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा दोनों में से। अच्छा भाई, भाई दोनों का अपना अपना तरीका है, दोनों के अपने अपने इम्पैक्ट्स हैं। टैरिफ का तरीका होता है टैक्स लगाना, जो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है। कोटा का तरीका होता है कि यार लोग डोमेस्टिक पे ज्यादा आए, क्योंकि आपने फिर आगे से माल ही रोक दिया ना। तो ज्यादा इम्पैक्टफुल कौन है मुल्क के लिए? ज्यादा इम्पैक्टफुल मेरे हिसाब से टैरिफ है, क्योंकि इससे क्या होगा कि लोग मंगवा भी सकते हैं बाहर से। डोमेस्टिक की अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो डोमेस्टिक पर डिपेंडेंट भी नहीं होंगे, और गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलता रहेगा, गवर्नमेंट पैसे भी कमाती रहेगी। कोटा में गवर्नमेंट टैक्स नहीं कमा सकती, बात सारी है। तो इस हिसाब से आप ज्यादा पैसे कमाएं, आप मुल्क में री इन्वेस्ट करें, दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर एन इकोनॉमी। तो ये हमारी जजमेंट यहाँ पे जा रही है, कोई मसले वाली बात बेटे? आप इसके जरा पार्ट बी पर आ जाए। Assess whether all consumers, all producers, and the government in a country will benefit equally from protectionism. क्या कंज्यूमर, जितने भी कंज्यूमर मुल्क में हैं, क्या प्रोड्यूसर, जितने भी सारे प्रोड्यूसर मुल्क में हैं, और क्या गवर्नमेंट, क्या इन तीनों को इक्वल बेनिफिट मिलता है फ्रॉम प्रोटेक्शनिज्म? मेरा नहीं ख्याल। तो हमने यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म का इम्पैक्ट बताना है ऑन कंज्यूमर, ऑन प्रोड्यूसर एंड ऑन गवर्नमेंट। तो प्रोटेक्शनिज्म की पहले आपने बेसिक डेफिनेशन दे दिया, आपने कंज्यूमर के हिसाब से बता दिया कि यार कंज्यूमर्स आर लाइकली टू बी वर्स ऑफ। क्यों? क्योंकि चीजें महंगी हो रही हैं, और ओवरऑल उनके लिए उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा पहले के मुकाबले में। प्राइसेस ज्यादा होंगी तो उनकी रियल इनकम गिर जाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन आप ये फायदा बता सकते हो कि जब इंपोर्ट्स कम होंगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होती है, प्राइसेस कम होती हैं, तो ओवरऑल कंज्यूमर को मुल्क में इन्फ्लेशन कम फेस करनी पड़ेगी। बल्कि नहीं, सॉरी, गलत बता दिया मैंने, सॉरी उलट बता दिया। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। जब इंपोर्ट्स आपके पास कम होंगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से तो प्राइस और बढ़ती हैं, तो कंज्यूमर के लिए तो और मसला है भाई। आपका कंज्यूमर सरप्लस फॉल होगा, आपके लिए चीजें महंगी हो रही होंगी, आपके लिए परेशानियां पैदा हो रही होंगी, आपके लिए चॉइसेस कम हो रही होंगी। प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो रॉ मटेरियल महंगा होने का खतरा है। रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, मसले मसाइल हो जाएंगे। बट ओवरऑल लोग डोमेस्टिक पे आना शुरू हो रहे हैं, तो हमारे प्रोड्यूसर की ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी, और लोग जो हैं वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर पे सामान खरीदना शुरू करेंगे, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। बट अगेन प्रोड्यूसर्स जो कि बेगैरती की पे उतर सकते हैं, अपनी क्वालिटी गिरा सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी गिरा सकते हैं, तो ये कुछ बातें आप यहाँ पर लिखेंगे। गवर्नमेंट को क्या फायदा है भाई? गवर्नमेंट को ये फायदा है कि गवर्नमेंट जो है उसको ओवरऑल टैरिफ मिल रहे हैं, गवर्नमेंट को ओवरऑल फायदा मिल रहा है, और गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है, गवर्नमेंट के जो है वो मुल्क के अंदर ग्रोथ आ रही है। लेकिन अगेन
हमारी एफिशिएंसी रिड्यूस हो सकती है, प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, प्राइसेस बढ़ सकती हैं। प्राइसेस बढ़ गई तो फिर वो तो मुल्क का ही नुकसान है ना, गवर्नमेंट का नुकसान है। कॉस्ट पुश आ गई, गवर्नमेंट का नुकसान है, मुल्क का नुकसान है, ठीक है। फिर हम लोग प्रोटेक्शनिज्म पे डिपेंडेंट रहेंगे, फिर दूसरा भी रिटेलिएट करेगा, दूसरा हम पे टैरिफ लगाएगा, तो हमारे भी एक्सपोर्ट्स गिरेंगे। तो ओवरऑल, ओवरऑल इवैल्यूएशन यहाँ पे क्या बनती है? इवैल्यूएशन का यहाँ पे जो बनती है वो, यार इट इज अनलाइकली, जो मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि सबका इक्वल फायदा नहीं होता। कंज्यूमर्स को, यहाँ पर अब मैं रैंकिंग कर रहा हूँ, कंज्यूमर को सबसे ज्यादा नुकसान है क्योंकि उनके लिए चॉइसेस कम हो रही हैं। गवर्नमेंट को फायदा हो सकता है क्योंकि उसको रेवेन्यू वगैरह मिल रहा है, तो वो फर्दर मुल्क में री इन्वेस्ट करेगी। प्रोड्यूसर को कभी फायदा है, कभी नुकसान है। अगर वो बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाता है तो नुकसान है, लेकिन अगर वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि टैरिफ लग रहा है और लोग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के पास आना शुरू हो रहे हैं, तब हमारे पास प्रोड्यूसर्स को फायदा है। तो जरूरी नहीं है प्रोटेक्शनिज्म से हमेशा फायदा हो, प्रोटेक्शनिज्म से नुकसान भी हो सकता है, प्रोटेक्शनिज्म से मसले मसाइल भी हो सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बंदे का इक्वल फायदा या इक्वल नुकसान। बात समझ गए भाई? और ये पीईडी पे भी डिपेंड करता है, रिलेशन में अदर कंट्रीज पे भी डिपेंड करता है, और बाकी सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर रहा होता है। कोई प्रॉब्लम? चले, कल इंशाल्लाह इस पेपर का हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी करेंगे, ठीक है। जा सकते हैं, अल्लाह हाफिज।